हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया महीना और बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, उन पे चर्चा करेंगे। आज के समाचार पत्रों पर आधारित विभिन्न करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस का डाटा मिल जाता है। साथ ही साथ ये क्लास जो है, ये आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए रामबाण है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आरओ आरओ परीक्षा के लिए आपकी परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, 27 जुलाई को। और देखा जाए तो आपके लिए 30 जून तक के करंट अफेयर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा होती है, किसी भी परीक्षा में देखा जाए तो पूर्व के जो 6 महीने होते हैं वहां से ज्यादातर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनवरी के बाद से लेकर और जून तक के करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, ठीक है, 1 जनवरी से वीडियो क्लास स्टार्ट की थी। 3 महीने हो गए हमको इस वीडियो क्लास स्टार्ट किए हुए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रैल महीने का और आप लगातार वीडियोस फॉलो करते रहिए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब यूपी पीसीएस जो होता है वो न्यूज़पेपर पे आधारित या फिर किसी गवर्नमेंट सोर्स पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग उसी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारे वीडियोस में ज्यादातर की जो न्यूज होती है वो पीआईबी, एएनआई, डीडी न्यूज, आकाशवाणी की खबरों को समाहित किया जाता है। साथ ही साथ जो पत्रिकाएं होती हैं, विभिन्न न्यूज़पेपर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो खबरों को भी यहाँ पर समाहित किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये नया महीना स्टार्ट हो गया। नए महीने के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मंथली पैकेज होता है, मंथली पैकेज एक नए रूप में फिर से स्टार्ट हो गया। वो अभी तक मार्च का पैकेज जो था, मार्च का पैकेज जिन्होंने परचेज किया उनका तो ठीक है। अब आपको अप्रैल महीने का पैकेज परचेज करना होगा टेस्ट, पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अप्रैल माह मासिक करंट अफेयर पैकेज जो है इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है मात्र 18 रुपए में। क्या क्या चीजें मिलती है मैं आपको बता देता हूं। प्रतिदिन यहां पर आपको वीडियो क्लास हिंदी और इंग्लिश में मिलती है। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास होती है। मैं बोलता भले ही हिंदी में, कंटेंट सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल क्लास होती है। आपको पर डे यहाँ पर 7:30 बजे शाम को क्लास मिल जाती है। प्रतिदिन क्लास पर आधारित 10 एमसीक्यू टेस्ट आपसे होता है। 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपका टेस्ट होता है ऐप पर, लाइव टेस्ट होता है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए ऐप पर प्रतिदिन आपको चित्रात्मक पीडीएफ भी प्रदान कर दी जाती है। प्रतिदिन जो प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है वहां पर हर दिन आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेबल पीडीएफ प्रदान की जाती है। महीने के एंड में पूरे महीने का संपूर्ण जो करंट अफेयर का पीडीएफ है कंपाइल करके आपको प्रदान कर दिया जाता है। और एंड में देखा जाए जब महीने का एंड होता है तो उसमें कंप्लीट महीने के आधारित जो करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 100 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और डिस्कशन, डाउट, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा पैकेज आपको कितने में मिल रहा है? मात्र 18 रुपए में ये सारा पैकेज आपको मिल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहां पर आप जाइएगा, क्लिक करिएगा। करंट अफेयर अप्रैल महीने के नाम से वो लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस पैकेज पे पहुंच जाएंगे। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। और जिन लोगों ने पहले ज्वाइन कर रखा है फरवरी मार्च का, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, वो वापस से अपना, ठीक है, फिर से अपना कन्वर्ट कर लेंगे उसको, अप्रैल महीने में भी ज्वाइन हो जाएगा ताकि आप टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेल कर सके फिर से। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक सूचना और भी है। आरओ आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज घटना चक्र के द्वारा संचालित की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो 2500 प्रश्नों की एक अनूठी श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें 50 सेट्स हैं। 50 सेट्स के माध्यम से 2500 प्रश्नों का आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस में देखा जाए तो जीएस और हिंदी यानी कि सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों के प्रश्न समाहित है, जिनमें 35 प्रश्न जो होगा, ठीक है, 35 प्रश्न होगा वो जीएस का होगा। और यहाँ पर 15 प्रश्न जो है, ठीक है, 15 प्रश्न किसके हैं? ये हिंदी के हैं। 15 प्रश्न हिंदी के हैं। इन प्रश्नों की आप लोग तैयारी करेंगे। देखा जाए जैसे 200 नंबर का जो पेपर है, आप 200 नंबर के पेपर को, 200 नंबर का आपका 200 नंबर का या 200 क्वेश्चन का पेपर है, इस 200 क्वेश्चन के पेपर को हम लोगों ने टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। 40 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इन 50 क्वेश्चनों में देखा जाए तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न तो होंगे ही होंगे, इसमें रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल है और करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है, आपको कम में गागर में सागर मिल रहा है। यहाँ पर 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होती चलेगी। डेली डेली पर डे आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा क्योंकि 2 घंटे बैठ के सॉल्व करना है, 3 घंटे बैठ के सॉल्व करना है। आप कम समय में एक आपका रिदम बन जाएगा। धीरे धीरे आपका रिदम जब बनता जाएगा, आगे आप इंप्रूव करते जाएंगे और अपने आप में खुद से इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे कि आप आरओ आरओ के लिए भरसक पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो ये पैकेज हमारा देखा जाए तो कितने का है? सिर्फ 299 में, यानी कि 299 रुपए में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल रही है। आरओ आरओ की घटना चक्र ऐप पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और जो नव्य धारा बैच जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, नव्य धारा बैच के लिए विशेष ऑफर है कि ये आपको 50% ऑफ पर मिल रही है। ये आपको 149 में मिल रही है। ठीक है, 149 रुपए में नव्य धारा बैच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था
ये ROAR ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज उनको प्रदान की जा रही है 50% ऑफ पर, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नव्य धारा बैच जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो परचेज कर सकते हैं इसको, और जो लोग जो नव्य धारा नहीं ज्वाइन किए वो परचेज करना चाहते हैं तो उनको भी 299 में ही रखा है कि रिजनेबल प्राइस है, कम दाम में सब कुछ आपके साथ तैयारी करवाने के लिए, आपकी तैयारी कंप्लीट करवाने के लिए घटना चक्र हमेशा से आपके साथ लगा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके करंट अफेयर की आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनमें सबसे पहला क्या है, उत्कल दिवस। उत्कल दिवस के बारे में चर्चा करें तो उत्कल दिवस जो है, जैसा कि आप समझते हैं, उत्कल उड़ीसा तट को कहते हैं उत्कल तट, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए उत्कल दिवस, जिसमें उड़ीसा दिवस या विश्वा मिलन के नाम से भी जाना जाता है, 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की याद में 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मतलब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था और उसी याद में जो उत्कल दिवस है हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था और इसी को विश्वा मिलन या उड़ीसा दिवस के रूप में या उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। विश्वा मिलन क्या है, उत्कल दिवस के रूप में ही विश्वा मिलन को जाना जाता है। आगे हम चर्चा कर ले, यह दिन ओडिया भाषाई लोगों के लंबे संघर्ष का सम्मान करता है, जिन्होंने जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की मांग की थी। यहां पर देखा जाए मूल रूप से ब्रिटिश शासन के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत का हिस्सा ओडिशा भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारतीय पहला राज्य था, ठीक है। यानी कि देखा जाए बिहार और उड़ीसा प्रांत का हिस्सा था उड़ीसा एक टाइम पे, उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग होता है और वहीं पर उड़ीसा जो था भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आजादी के पूर्व देखा जाए तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, उड़िया के आधार पर उड़ीसा का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा कर ले, यह उत्सव राज्य की समृद्धि विरासत, ऐतिहासिक विरासत और इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेताओं के प्रयासों को दर्शाता है। तो इस वजह से जो उत्कल दिवस है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, एक अलग राज्य के रूप में उदित हुआ था और भाषा के आधार पर, उड़िया भाषा के आधार पर गठित होने वाला आजादी के पूर्व ये पहला राज्य था, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चर्चा करें, प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो मायना स्वामी है इनको प्रसिद्ध उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पॉइंट पर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, किस लिए, ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन में योगदान देने के लिए उन्हें प्रसिद्ध प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जाने रहिए किसको सम्मानित किया जाएगा, मायना स्वामी को सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा। आगे पॉइंट पर चर्चा कर ले, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो विभिन्न क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है उगादी सम्मान। यहां पर चर्चा करें, यह पुरस्कार विजयवाड़ा में एक विशेष समारोह के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड जो है मायना स्वामी को कौन प्रदान करेगा, एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा विजयवाड़ा में एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे हम चर्चा करें, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच में होता है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। यहां पर देखा जाए द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है ये टाइगर ट्रायम्फ। यहां पर चर्चा करें पॉइंट पर, तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के चौथे संस्करण का 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्र तट पर होने वाला। यहां पर देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर ये 13 अप्रैल तक होगा। कब से कब तक आयोजन, ठीक है, 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगा। संस्करण की बात कर ले, कौन सा संस्करण है ये, 4th संस्करण, चौथा संस्करण। आयोजन स्थल की बात कर ले, कहां पर होगा, पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। भागीदार की बात कर ले, भागीदार कौन है, यहां पर भागीदार है भारत और अमेरिका। और ये त्रिसेवा अभ्यास है, यानी कि यहां पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों पार्टिसिपेट करेंगे,
ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों पार्टिसिपेट करेंगे टाइगर ट्रायम्फ 2025 में। पॉइंट पर चर्चा कर ले। अभ्यास को दो चरण, अभ्यास जो है ये दो चरणों में सम्मिलित किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। यहाँ पर जो पहला चरण होगा विशाखापत्तनम में हार्बर चरण 1 से 7 अप्रैल तक होगा। उसके बाद देखा जाए जो समुद्री चरण होगा ये कहां पर होगा, ये काकीनाडा के पास समुद्री चरण 8 से 13 अप्रैल को होगा। ठीक है, अब यहां आगे चर्चा कर ले। दोनों सैन्य बल संयुक्त समुद्री उभयचर और HADR ऑपरेशन, यानी कि जो मानवीय सहायता आपदा राहत होता है HADR, ठीक है, इस ऑपरेशन को करेंगे दोनों लोग संयुक्त रूप से, जिसमें प्रशिक्षण यात्राएं, चिकित्सा सहायता और शिविर तथा संयुक्त कमांड अभ्यास शामिल है। आगे हम चर्चा करें अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो अभ्यास का उद्देश्य यह है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालनों में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। यानी कि किसी देश में अगर कोई ऐसी आपदा विपदा आती है और वहां पर भारत और अमेरिका को एक साथ मिलकर कार्य करना है, तो मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालनों में दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करेंगे, इसी चीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें जो मानक संचालन प्रक्रियाओं और एक संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना पर केंद्रित है। चर्चा करें, यह संकट की स्थिति के दौरान भारतीय और अमेरिकी संयुक्त कार्यबलों के बीच निर्बाध समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, कैसे समन्वय करेंगी, इसकी सुविधा प्रदान करता है जो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है, इसका मूल उद्देश्य ही यही है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वी तट पर होगा, कहां कहां पर, विशाखापत्तनम और काकीनाडा पर। ठीक है, विशाखापत्तनम और काकीनाडा दो चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो समुद्री चरण है ये, समुद्री चरण, और ये बंदरगाह चरण है, बंदरगाह चरण मतलब हार्बर। जो हार्बर चरण है वो विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, काकीनाडा में समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। आर्याना सबलेंका ने पहली बार जीता मियामी ओपन। कल मैंने मियामी ओपन के ऊपर वीडियो बनाया था, अभी जो वीडियो आपको प्राप्त हुआ था उस वीडियो में मियामी ओपन के पुरुषों के बारे में बताया था। यहां पर हम महिला विजेता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, महिला विजेता के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुष विजेता का नाम जान लीजिए, जैकब मैनसिक। जैकब मैनसिक चेक गणराज्य के खिलाड़ी थे। ठीक है, किसको पराजित किया था इन्होंने, पराजित किया था नोवाक जोकोविच को। किसे, नोवाक जोकोविच को पराजित किया था। और नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम याद रखिए, सर्बिया के खिलाड़ी है, सर्बिया के खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पुरुषों के विजेता है, पुरुष एकल मियामी ओपन विजेता। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, जो मियामी ओपन है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इसका आयोजन हुआ था फ्लोरिडा में। कहां पर, फ्लोरिडा में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर जो महिला ओपन के विजेता है वो कौन है, आर्याना सबलेंका है। इन्होंने अपना पहला खिताब जीता है। पॉइंट पर चर्चा कर लें तो बेलारूस की पहली सीड टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबलेंका ने 29 मार्च को अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीत लिया है। और पुरुषों में किसने जीता है, जैकब मैनसिक ने जीता है। किसे पराजित कर, नोवाक जोकोविच को पराजित कर जीता है। नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी है, सर्बिया के खिलाड़ी है। और जैकब मैनसिक कहां के खिलाड़ी है, चेक गणराज्य के हैं। वहीं पर जो आर्याना सबलेंका है वो कहां की खिलाड़ी है, बेलारूस की खिलाड़ी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात कर ले। उन्होंने फाइनल में चौथी सीड अमेरिका खिलाड़ी जो है जेसिका पेगुला, इन्होंने जेसिका पेगुला को पराजित किया। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आराना सबलेंका ने मियामी ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट था उसमें किसको पराजित किया, जेसिका पेगुला को पराजित किया। और ये कहां की खिलाड़ी थी, तो ये अमेरिका की खिलाड़ी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कहां की खिलाड़ी है, अमेरिका की खिलाड़ी है। आगे देखें, जीतने पर आर्याना को 9.4 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में मिला है। 9.4 करोड़ रुपए मियामी ओपन जीतने पर इनको प्राइज मनी के रूप में प्रदान किया गया है। आखिरी बार देखा जाए तो आखिरी बार आर्याना ने 2024 यूएस ओपन फाइनल में पेगुला को 7-5 7-5 से हराया था। यानी कि यूएस ओपन फाइनल का खिताब किसने जीता था, 2024 यूएस ओपन का जो खिताब हुआ था
टेनिस खिताब था वो किसने जीता था? वो भी आर्याना सबलेंका ने ही जीता था। और वहां पर उपविजेता कौन थी? तो वहां पर भी जेसिका पेगुला ही उपविजेता थी। जेसिका पेगुला कहां की है? यूएसए की है। आर्याना सबलेंका कहां की है? बेलारूस की है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश ने जीता नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था। इसका आयोजन केडी सिंह बाबू, कहां पर? केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। कहां पर है ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम? ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में है। और ये कौन सा संस्करण था जो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप था? ये था 47वां संस्करण। कौन सा? 47वां संस्करण था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 30 मार्च को उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश की जो टीम थी इसने हिमाचल प्रदेश को 19-17 से पराजित किया। यानी कि जो फाइनल मुकाबला था वो किसके किसके बीच हुआ? फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और उत्तर प्रदेश, यूपी प्लस हिमाचल के बीच में हुआ था। ठीक है, यूपी और हिमाचल के बीच में हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। 47वां संस्करण था और यूपी ने पहली बार जीता है और इसी वजह से ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार जीता है जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप। इसी वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने यह खिताब पहली बार जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया था? तो 26 से 30 मार्च 2025 के बीच में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। यह पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। पॉइंट पर चर्चा कर लें तो 30 मार्च को यूपी सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए कब घोषणा की, ये डेट याद रखिएगा। 30 मार्च के दिन घोषणा की गई थी यूपी सरकार के द्वारा। यह घोषणा की गई है। यहां पर चर्चा करें, रोजगार मिशन के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। जो गवर्निंग काउंसिल होगा, ठीक है, जो ये रोजगार मिशन है इसके जो गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ जी होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देश और विदेश में रोजगार के योग्य कैंडिडेट की काउंसलिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो रोजगार मिशन है इसका मूल उद्देश्य यह क्या है? इसका मूल उद्देश्य यह है कि देश तथा विदेशों में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो युवा है उनकी काउंसलिंग करना, उनको तैयार करना और उनको इनोवेटिव बनाना, ताकि वो प्रदेश में भी कार्य कर सके, देश में भी कार्य कर सके और विदेशों में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके और राज्य का नाम रोशन कर सके। मिशन के तहत कैंडिडेट में स्किल्स की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि स्किल जो है युवाओं में, उनको स्किल को डेवलप किया जाएगा ताकि वो देशों विदेशों में जाके उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये जनरेटिव एआई पर जो हैकाथॉन था इसका आयोजन कहां पर किया गया? इस हैकाथॉन का आयोजन किया गया था आईआईटी कानपुर में। तो 28 और 29 मार्च को आईआईटी कानपुर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई पर एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया था। और यहां पर देखा जाए हैकाथॉन का उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके मॉडर्न सॉल्यूशन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो ये हैकाथॉन था इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो एलएलएम का यूज है तथा जनरेटिव एआई का जो इस्तेमाल है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ही और उसके मॉडर्न सॉल्यूशन तैयार करने के उद्देश्य से ही इस हैकाथॉन का आयोजन किया गया था। यहां पर देखा जाए तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन था, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इस हैकाथॉन का आयोजन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखें। इसमें भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। भारत के विभिन्न देश, मतलब देश के अंदर देखा जाए जो विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज है और विभिन्न उत्कृष्ट संस्थान है, उन उत्कृष्ट संस्थानों से जो अभ्यर्थी थे, जो खासकर जो सीएस सेक्शन के थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलएलएम में विश्वास करते हैं, ऐसे जो प्रैक्टिसेस करने वाले छात्र हैं, उन छात्रों ने यहां पर प्रतिभाग किया। चलिए आगे देखें, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। अब निधि तिवारी का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है।
जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनमें देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में इनका संबंध कहां से है? वाराणसी से है, और इसी वजह से इनका नाम यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इनका नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वाराणसी जिले से संबंधित है। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर नई प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है प्रधानमंत्री मोदी की। चर्चा करें, भारत सरकार ने 31 मार्च को निधि तिवारी को पीएम मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। यहां पर देखा जाए तो निधि तिवारी जो है ये 2014 बैच की, कौन से 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी, आईएफएस अधिकारी है 2014 बैच की। वे नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कार्यालय में देखा जाए तो डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे, उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2025 तक इन्होंने पीएमओ ऑफिस जो है वहां पर देखा जाए तो उप सचिव के रूप में कार्य किया है। इससे पहले देखा जाए उन्होंने विदेश मंत्रालय में डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। ठीक है, और निधि मूल रूप से जो निधि तिवारी है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली, और इसी पॉइंट की वजह से आपका ये नाम जो है ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, क्या है? विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन। जो विकसित भारत युवा संसद 2025 है इसका आयोजन किया जा रहा है। कब इसका आयोजन किया जा रहा है? तो यहां पर देखा जाए कब से कब तक होगा, तो ये 1 से लेकर 3 अप्रैल के बीच में आयोजित होगा। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? 1 से 3 अप्रैल के बीच में भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित युवा, ठीक है, विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया जाएगा। चर्चा कर ले, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कर रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जरूर याद रखिएगा कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे हम चर्चा कर ले, ये आयोजन युवाओं को पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशनल बिल्डिंग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, माई भारत। ठीक है, माई भारत जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म इसी से संबंध है। और यहां पर देखा जाए तो विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। राज्य स्तरीय जब पूछ ले, ठीक, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछे कि उत्तर प्रदेश कि किस जिले में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो मैं ये बात कर रहा हूं ये है यूपी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो इसका जो उद्घाटन था विकसित युवा संसद का, ठीक, किसके द्वारा किया गया था? ये योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। और आयोजन किसके द्वारा किया गया था? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। और जो ये आयोजन हुआ था लखनऊ में, लखनऊ में कहां पर आयोजित किया गया था? तो विधानसभा में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? विधानसभा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है? नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुरुआत की गई है। अब ये शुरुआत आज ही हुई है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। 1 अप्रैल को नई दिल्ली में नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NCAER आर्थिक मंच की शुरुआत की है। नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यहां पर देखा जाए जो NCAER है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च।
ठीक है। यहां पर देखा जाए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च जो है इस आर्थिक मंच की शुरुआत किसके द्वारा की है? तो नीति आयोग के नीति, ठीक है, नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, इसकी शुरुआत निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। कब की गई? तो 1 अप्रैल को की गई। कब? 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई। चलिए आगे देखें। इस पोर्टल पर लगभग पिछले 30 साल के सामाजिक और आर्थिक शोध रिपोर्ट, विशेषज्ञ टिप्पणियों का डाटा एवं भंडार प्रस्तुत किया गया है। यह पोर्टल एक व्यापक रिसर्च सेंटर के रूप में काम करेगा जो इन डेप्थ रिसर्च स्टडीज के लिए डाटा और एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर प्रदान करेगा। ठीक है, एक जगह पर देखा जाए जो विभिन्न रिसर्च पेपर और विभिन्न आर्थिक शोध रिपोर्ट्स इत्यादि जो प्रकाशित हुए हैं उनको एक जगह पर रखा जाएगा। और ये आर्थिक मंच जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा NCAER क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च इसका पूर्ण रूप है। और यहाँ एक पोर्टल है, आर्थिक मंच है, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुभारंभ किया गया। कब किया गया है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को किया गया है। और 1 अप्रैल से ही देखा जाए नया वित्त वर्ष स्टार्ट होता है। नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं पर देखा जाए तो RBI की स्थापना दिवस समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, ठीक है, का आयोजन भी 1 अप्रैल को ही किया जा रहा है। चलिए आगे हम चर्चा करें। मुंबई में होगी भारत की सबसे बड़ी कॉस्प्ले चैंपियनशिप। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कॉस्प्ले चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ ले तो आप टिक करके आइएगा कि इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। ठीक है, अब यहां पॉइंट्स पर चर्चा कर ले कब इसका आयोजन किया जाएगा। तो 1 से लेकर 4 मई तक। कब से? 1 से लेकर 4 मई तक मुंबई में भारत की सबसे बड़ी कॉस्प्ले चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। कॉस्प्ले चैंपियनशिप का उद्देश्य क्या होता है? तो पार्टिसिपेंट्स को अपने स्किल, क्रिएटिविटी और पॉप कल्चर के प्रति जुनून दिखाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कॉस्प्ले जो है, कॉस्प्ले क्या करता है? कॉस्प्ले चैंपियनशिप में क्या होता है? बेसिकली जो यहाँ पर जो उद्देश्य इसका यही है कि जो पार्टिसिपेंट है, यहाँ पर प्रतिभागी हैं, उन प्रतिभागियों के जो स्किल्स है, उनकी क्रिएटिविटी है तथा जो पॉप कल्चर है, पॉप कल्चर के प्रति उनका जो जुनून है, उसको दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कॉस्प्ले चैंपियनशिप कार्य करता है। ठीक है, कॉस्प्ले किसी खास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेशभूषा और फैशन संबंधी मटेरियल पहनने की एक कला है। कॉस्प्ले जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? किसी विशेष कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आयरन मैन। अब आयरन मैन है तो आयरन मैन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आयरन मैन का सूट आपको पहनना होगा, तभी तो पता चल जाए, मतलब उसको देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज है, आयरन मैन है ये। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि किसी चीज को, जैसे राम को प्रदर्शित करना है तो आपको धनुष बाण आपको लेना होगा, साथ ही साथ जो सन्यासी का वस्त्र होता है वैसा आपको वस्त्र धारण करना होगा। शिव को प्रदर्शित करना है, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर शिव को प्रदर्शित करना है तो हाथ में आपको त्रिशूल लेना होगा, जटाजूट धारण करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कॉस्प्ले चैंपियनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही है कि जो इनके स्किल होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, ये कार्यक्रम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट किस सह कार्यक्रम होगा? जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट है यानी कि वेब्स है, वेब्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इस वेब्स का आयोजन भी मुंबई में ही किया जाएगा। ठीक है, और उसी के एक सह कार्यक्रम के रूप में वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तेलंगाना सरकार के साथ साथ क्रिएटर्स स्ट्रीट और एपिकोकॉन इसके मुख्य आयोजक हैं। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यहां पर देखा जाए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, साथ ही साथ तेलंगाना सरकार के साथ साथ जो क्रिएटर स्ट्रीट्स और एपिकोकॉन, ये लोग मिलकर इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्प्ले चैंपियनशिप वेव्स 2025 जो पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, उसी समिट के दौरान इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगली खबर और हमारा अंतिम खबर है आज की क्लास पर आधारित, लास्ट खबर है। टोंगो द्वीप पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में जो भूकंप आया था, भूकंप आया, उसकी तीव्रता कितनी थी? उसकी तीव्रता तीव्रता कितनी थी? और भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है?
म्यांमार में भारत द्वारा लॉन्च ऑपरेशन कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है। कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था। चलिए पॉइंट पर चर्चा कर लें। 30 मार्च को टोंगो द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं जो टोंगो है ये प्रशांत महासागरीय एक द्वीप है, जो फिजी से देखा जाए तो फिजी के निकट में अवस्थित है, ठीक है, और प्रशांत महासागरीय द्वीप है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप मुख्य द्वीप से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया था। और यहां पर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा एक द्वीपीय देश है, जिसमें 171 द्वीप शामिल है। टोंगा जो है ये चर्चा में रहा, चर्चित स्थल है। चर्चित स्थल के दृष्टिकोण से आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। यहां करीब 1 लाख लोग रहते हैं। जो टोंगा है, टोंगा द्वीप पर देखा जाए तो करीब 1 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर मुख्य द्वीप टोंगा टापू पर बसते हैं, ठीक है। 1 लाख लोग निवास करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग टोंगा टापू पर रहते हैं। टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 3,500 किलोमीटर दूर अवस्थित है, यानी कि 2000 मील अवस्थित है। 2000 मील की दूरी पर अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया से। यहां पर आप देख सकते हैं इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जाने रहिएगा, आप मैप में इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार जरूर देखे रहिएगा। चर्चित स्थल है, इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज की स्लाइड पर आधारित कुछ प्रश्न है आपसे, उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो के एंड में कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आरियाना सबलेंका ने 2025 का अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में जेसिका पेगुला को हराकर, जो चौथी सीड अमेरिकी खिलाड़ी है। उन्होंने किसको हराया? जेसिका पेगुला को हराया, जो 4th सीड अमेरिका की खिलाड़ी है, ठीक है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की और खिताब दोनों प्राप्त किया, यानी कि मेजबानी और खिताब दोनों प्राप्त कर लिया उत्तर प्रदेश ने। इस चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी में किया गया था। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सत्य है, या दोनों कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का उद्देश्य क्या है? युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए सीधे प्लेसमेंट उपलब्ध कराना, ठीक है, ये इसका पहला कथन है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस मिशन की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। कौन सा कथन सही है? केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, या दोनों कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है, ठीक है। उन्होंने 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के विदेश सचिव नियुक्त किया गया था 2024 में। यहां पर देखा जाए केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, या दोनों कथन असत्य है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विकसित भारत युवा संसद का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इसका आयोजन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। यहां पर दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, या दोनों कथन असत्य है। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और यहां पर आपके लिए कल जो अभी वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जीएस के जो प्रश्न है, जीएस के प्रश्न समाहित किए जाए, या जीएस के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उन फैक्ट्स को, अपने उन फैक्ट सीट को यहां पर समाहित किया जाए। तो उन सब चीजों के लिए देखा जाए तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे आरओ की परीक्षा नजदीक आ रही है, तो आरओ परीक्षा के ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, और आगामी बीपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या आप कमेंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जीएस के हो, सामान्य अध्ययन के, क्योंकि आरओ का परीक्षा पूर्णतः फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है, फैक्ट खूब पूछे जाते हैं। तो या आप फैक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर का जो ये सेशन है उसी में फैक्ट्स को समाहित किया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सिर्फ हमको क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी ऐप पर उपलब्ध है, ठीक है। 2500 प्रश्नों की श्रृंखला आप घटना चक्र के साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आप वैसा प्रैक्टिस करना चाहते हैं वीडियोस के माध्यम से तो भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप फैक्ट बेस्ड रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे यूपीपीसीएस के पूर्व हम लोग 4 पार्ट में लेकर आए थे, तो उसी को टुकड़ों टुकड़ों में करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डेली बेसिस पर आप तैयार करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। यहां पर क्या होगा कि फैक्ट्स का रिवीजन होगा फॉर यूपीपीसीएस 2025 आरओ, ठीक है। आरओ 2025 का जीएस फैक्ट रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 1 पेज रिवीजन, ठीक है। चलिए तो इस बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।
जो भी आपका विचार होगा, जो भी आपका राय होगा, आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी राय देखूंगा और उस पर विचार करते हुए आगे जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा, जो भी प्रोग्राम होगा, वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आपकी तैयारी एक संपूर्णता की ओर जाए। करंट अफेयर के साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन की भी तैयारी होती रहे और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। एक क्लास देखने के बाद आपको लगे कि हाँ, क्लास से हमको बहुत कुछ मिल रहा है। आप लगातार जब आप 40 मिनट 30 मिनट का समय दे रहे हैं, तो वो 30 मिनट का समय आपको बहुत फ्रूटफुल लगे कि हमने 30 मिनट का समय दिया तो हमको बहुत कुछ मिला। हम भी यही चाहते हैं कि हम आपको 30 मिनट अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत फ्रूटफुल मिले चीजें, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।